हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 3 और जो टॉपिक कवर करेंगे हम आज की क्लास में दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। तो देखिए, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज दिस? बेसिकली न्यूटन ने एक ग्रेविटी का रूल दिया था, ग्रेविटेशन का रूल दिया था, जो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है इन द होल यूनिवर्स। मतलब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है। मतलब जो भी दो बॉडीज, अब इसका मीनिंग समझते हैं कि बेसिकली न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर है क्या। न्यूटन्स ने ये बोला कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज है जिनके अंदर मास है, मतलब कोई भी दो बॉडीज जिनके अंदर मास है वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और वो अट्रैक्ट कैसे करती हैं? एक फोर्स के साथ। जैसे एज यू कैन सी यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो m1 है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा, जो m2 है वो m1 को अट्रैक्ट करेगा। ये सभी बॉडीज पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सब पे एप्लीकेबल होगा। इट जस्ट एग्जांपल, आपके पास पेन है तो ऑफ कोर्स वो पेन है, वो भी आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है, आप भी पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहे हो। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है, और जो मोबाइल है वो भी आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है। ओके, नाउ यू कैन आस्क टू मी कि मैम अगर ये दोनों चीजें हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो ये दोनों चीजें मूव क्यों नहीं हो रही है, हम मूव क्यों नहीं हो रहे हैं? मान लो मोबाइल है, मोबाइल ने आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो आपको तो मूव होना चाहिए था, बट आप मूव क्यों नहीं हो रहे हो, या आपका मोबाइल क्यों नहीं मूव हो रहा है? क्योंकि बेटा वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। ओके, अमाउंट क्या होता है? बहुत कम होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीकेस्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीकेस्ट फोर्स। तो now we learn Newton's universal law of gravitation. According to Newton's universal law of gravitation, every object in the universe, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यूनिवर्स में है, attracts every other object with a force. Okay, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ। अब ये फोर्स का अमाउंट क्या होता है, हमें ये तो बात समझ आ गई कि कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस अमाउंट में है? तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या किया हमने, प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस अमाउंट में लगेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो दोनों मासेस हैं इनके प्रोडक्ट के इक्वल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ओके, ये दोनों बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडीज के मान लेते हैं जो बीच का डिस्टेंस है हमने क्या लिया, d लिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ओके, तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे कि बेटा ये तो ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है, बट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? ये प्रोपोर्शनल साइन क्यों लगाया है, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल का साइन नहीं लगाया? तो देखिए, मैं फैक्ट बताती हूँ आपको कि सारे चैप्टर्स पे एप्लीकेबल होगा कि बेसिकली हम प्रोपोर्शनल का साइन क्यों लगाते हैं। मान लीजिए ये जो फोर्स है, मतलब मैंने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों के बीच में कितना लग रहा है, एक नियर बाय एग्जांपल ले लेते हैं, 5 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। एकदम से समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए दोनों बॉडीज के मासेस को मल्टीप्लाई किया और उनके बीच का डिस्टेंस है उसको हमने स्क्वायर किया, ओके, डिवाइड किया, तो हमें यहाँ पे कुछ 4.98 न्यूटन मिलता है। ओके, तो बेसिकली ये जो 0.2 न्यूटन है ये कहाँ गया? 0.2 न्यूटन तो आया ही नहीं है। तो हाउ कैन वी से कि दीज इक्वेशन आर इक्वल? इक्वल तो नहीं है ना, 0.2 न्यूटन का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया। तो बेटा ये क्या होते हैं? अदर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी प्रेशर में चेंज आ गया, कभी एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, थोड़ा सा कोल्ड हो गया, एयर का फ्लो थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बहुत सारे अदर पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही मिनिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको हमें स्टडी करने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि मोटा मोटा तो देखेंगे तो हमें क्या हो रहा है, इन्हीं पैरामीटर से हमारा रिजल्ट आ रहा है कि आपने m1 m2 को मल्टीप्लाई किया, ओके, एंड जो इनका जो डिस्टेंस है इसको स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर दिया, तो उससे आपका मोस्ट ऑफ रिजल्ट आ जाता है। बट जो छोटा मोटा रिजल्ट रह जाता है, ठीक है, 0.12% का, तो उसको क्या करते हैं हम, कांस्टेंट लेके चल लेते हैं। तो न्यूटन ने इसी कांस्टेंट को क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे एज यू कैन सी सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और यहाँ पे क्या लगाया, g लगाया, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो जो 0.2 था ना वो ये g है, एग्जैक्टली नहीं है, g का वैल्यू बिल्कुल अलग है, बट वो क्या था, एग्जांपल आपको केवल समझाने के लिए लिया गया था। ओके, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो यहाँ पे जी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और इस टर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। ओके, तो दैट इज अवर बेसिक फॉर्मूला। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे बोर्ड एग्जाम के अंदर, एक कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन रोल प्ले करते हैं मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। मान लीजिए मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ कि बेटा ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, बट अब मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास मास था ना उसमें से मैं एक बॉडी का मास ना डबल कर देती हूँ। केवल एक बॉडी है, उसका मास मैंने डबल कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अपना बेसिक फॉर्मूला लिखा और क्या किया, केवल एक बॉडी का मास डबल हो रहा है ना, तो केवल m1 उठाया, केवल एक बॉडी का मास डबल कर दिया। आप m2 का भी डबल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया किस बॉडी का किया है, केवल ये बताया है एक बॉडी का मास हमने डबल किया है, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम फॉर्मूला लिख लिया। ओके, अब देखिए आगे क्या करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिला हमें, g 2m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। 2 आगे आया, क्या बचा, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो नाउ यू कैन से F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, तो मतलब आगे किसका मल्टीप्लाई हो गया, 2 का। तो जो न्यू फोर्स है वो क्या मिला आपको, डबल होके मिला। क्या मिला, डबल होके मिला। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करती हूँ तो मेरा फोर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया। मुझे डायरेक्टली भी आंसर देना आना चाहिए, क्योंकि मुझे F का फॉर्मूला पता है ना, F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 ना, तो अगर एक बॉडी का मास डबल किया है तो फोर्स ऑटोमेटिकली डबल हो गया। इन द सेम वे अगर मैंने आपको बोला कि बेटा मैं दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर रही हूँ, ये दो मासेस हैं, दोनों का मास डबल कर दिया, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। ओके, आप सॉल्व भी कर सकते हो। आपने जो फर्स्ट बॉडी ली उसकी जगह पुटअप किया 2m1, आपने जो सेकंड बॉडी ली उसकी जगह पुटअप किया 2m2, क्योंकि दोनों बॉडीज का मास डबल कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो नाउ यू कैन से कि जो मेरा न्यू फोर्स है वो कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब इन द सेम वे ये तो मैंने मासेस पे देखा, अब मैं अगर आपको रेडियस का बोलती हूँ तो अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला आई नो वेरी वेल, F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आपने ये बोला कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो हाफ है, ठीक है, अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ है, तो यहाँ पे मैं रेडियस की जगह डिस्टेंस लिखूंगी। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस। ओके, तो ये चारों जगह क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। तो अगर मैंने क्या बोला कि जो बेटा दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो डी की जगह यहाँ पे आर लिख दिया। वन एंड द सेम थिंग, आप यहाँ पे आर को डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिए। ओके, तो F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, तो जो मेरी डिस्टेंस है, जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज आर, तो जो मेरा न्यू डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना हो जाएगा, r/2, कितना हो जाएगा, r/2। ओके, तो यहाँ पे r की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया, r/2। अब r/2 का आपने स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बाय 4। अब देखिए यहाँ पे 4 क्या है, डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो ये ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो नाउ यू कैन से अब आपका न्यू फॉर्मूला क्या मिला, 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो अगर आपने डिस्टेंस को हाफ किया तो जो फोर्स है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब देखो डायरेक्टली किस तरीके से आंसर दोगे, ये तो आपने इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करके आंसर दिया। डायरेक्टली किस तरीके से आंसर देना है कि देखो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया, तो 1/2 हो गया। तो बेसिकली आर का तो स्क्वायर है, या डी लो तो डी का तो स्क्वायर है, तो ये 2 टाइम्स तो होगा, हाफ है तो r/2, तो क्या हो गया, r स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर गया तो कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो आपको डायरेक्टली भी आंसर इसका देना आना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैंने आपको बोला कि जो डिस्टेंस है बेटा वो डबल हो गया, डिस्टेंस को क्या किया मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, तो अगेन आई टेक द फॉर्मूला F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ पे हो गया g m1 m2 अपॉन आर की जगह क्या पुटअप किया, 2r पुटअप किया, क्योंकि डिस्टेंस है वो मैंने क्या किया है, डबल किया है, तो ये हो गया 2r होल स्क्वायर। 2r होल स्क्वायर सॉल्व किया तो क्या हो गया, 4r स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि जो ये g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है
ये तो एज इट इज है, लेकिन आपको कितना मिला, जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना मिला 1/4 टाइम्स, क्योंकि इसमें कौन सी टर्म एक्स्ट्रा है, 1/4 टर्म क्या है इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी भी तरीके से आ सकता है, आप मास डबल कर रहे हो, आप जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर रहे हो, आप डिस्टेंस को डबल कर रहे हो। इन द सेम वे हमने यहाँ पे हाफ किया है, अब मैं बोल सकती हूँ कि जो मैंने डिस्टेंस है उसको 1/4 टाइम्स किया है। तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, केवल इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करनी है और कैलकुलेशन करके आंसर को सॉल्व करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एग्जैक्टली है क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे जो G है इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं एज इट इज देखिए इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे G चाहिए, तो r स्क्वायर क्या है, यहाँ पे डिवाइड में है, ये इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो क्या हुआ FR स्क्वायर। m1 m2 क्या है, इधर मल्टीप्लिकेशन पे है, ये नीचे गए तो क्या हो गए, डिवाइड में हो गए। इसी तरीके से आपको G की वैल्यू मिलेगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां से मुझे G की वैल्यू क्या मिली, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, तो ये मेरे पास क्या मिल गया, G का फॉर्मूला। अब अगर मुझे G की यूनिट लिखनी है, अगर मुझे G की यूनिट लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस को R डिनोट कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग फॉर्मूला में हमने D लिया था, फिर R ले लिया, वन एंड द सेम थिंग आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो यहां पे G का फॉर्मूला क्या हो गया, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, तो इन द सेम वे फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, मास है, मास की यूनिट क्या होती है, kg, तो यहां पे आ गया kg इंटू kg स्क्वायर। तो ये तो एक G की यूनिट हो गई जो आपको याद होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये हो गई हमारी G की यूनिट, ये हमें G की यूनिट समझ आ गई। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिखनी कैसे है। बिकॉज ऑफ कोर्स बच्चों को लिखनी नहीं आती है, रटते हैं, बिकॉज ऑफ समझ नहीं आता है, क्योंकि तो यहाँ पे हम इसको ध्यान से समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें इसको कैसे लिखना है। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया बेटा, यहां पे क्या किया, इस फॉर्मूले को देखेंगे आप तो जो डिस्टेंस है ना, मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है m1, दूसरी बॉडी है m2, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम r ले रहे हैं उसको हमने 1 मीटर लिया, और जो ये दोनों बॉडीज के मासेस हैं ये भी क्या ले लिए, 1 kg के ले लिए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर, दोनों के बीच के मासेस कितने हो गए, 1 kg। तो नाउ यू कैन सी r को 1 पुटअप किया, m1 m2 को 1 किया, तो जो ये G है एग्जैक्टली आपको किसके इक्वल मिल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल मिल गया। तो एज इट इज हमें यही डेफिनेशन लिखनी है, तो प्लीज रीड इट केयरफुली, इसको समझते हुए। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स। तो देखिए यहां पे जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है, एक फोर्स है। और ये फोर्स कब बनेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, इस इक्वेशन को देख के तो नहीं बोल सकते कि भाई यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये फोर्स के इक्वल है, नहीं है, ऐसे नहीं है। बट ये किस केस में यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, कब है, जब हम क्या लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट मासेस। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 मासेस, मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो यहां पे जब हम दोनों मासेस लेंगे क्या लेंगे, 1 लेंगे, जिनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बिटवीन 2 यूनिट मासेस प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस। अब जब हम इन दोनों मासेस को कहां पे पुटअप करेंगे, 1 यूनिट पे पुटअप करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अब देखो यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 1 kg, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि ये 1 kg हो, बट वैल्यू 1 में होनी चाहिए, ठीक है, 1 यूनिट में होनी चाहिए। 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है। इन द सेम वे डिस्टेंस ऑल्सो यूनिट में ही होगी, बट ऐसा यूनिट जो होती है, नॉर्मली जो हम लोग यूनिट्स लेके चलते हैं, ठीक है, वो मास की क्या लेके चलते हैं, केजी लेके चलते हैं, डिस्टेंस की मीटर लेके चलते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे केजी और मीटर लिखा।
इन वेरी सिंपल लैंग्वेज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ r इक्वल टू 1 m1 m2 इक्वल टू 1, तो इन द सेम वे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स के इक्वल है, और वो फोर्स के इक्वल कब है, बिटवीन टू यूनिट मासेस, ठीक है, बिटवीन टू यूनिट मासेस, जब उनका मास कितना है 1 है, और उनको किस डिस्टेंस पे प्लेस किया है, 1 यूनिट पे प्लेस किया है, प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस, कितने प्लेस किया है, यूनिट डिस्टेंस पे प्लेस किया है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे दूर है। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो यू कैन राइट इन योर लैंग्वेज ऑल्सो, ऑफ कोर्स आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो यू ऑल नो ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये कौन सा मोशन है, तो आप बोलोगे कि बेटा मैम ये तो सर्कुलर मोशन है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें, स्पीड का फॉर्मूला देखें, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, यहां पे ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विद यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे यू मूव करेगा, विद यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये आपको समझाने के लिए है, बट एज इट इज आपको जो डेफिनेशन है वो इसी तरीके से लिखनी है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज मीनिंग टू से, देखो यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये 2 मीटर कितने सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 1 सेकंड में। तो अगेन 2 मीटर कितने सेकंड में ट्रैवल करेगा, 1 सेकंड में। अगेन 2 मीटर कितने सेकंड में ट्रैवल करेगा, 1 सेकंड में। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सबकी सब देखो 2 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और 1 सेकंड में कवर कर रहे हैं। तो नाउ वी कैन से इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये डेफिनेशन थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ओके, अब इसी के बाद समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, कोई भी बॉडी, नाउ यू कैन से कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो कैसे मूव कर रही है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? देखो, अगर आप भी कोई मूव कर रहे हो, अगर आप लीनियर पाथ में मूव कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूं कि आप बेटा पहले ए पोजीशन में थे, फिर आप बी पोजीशन में गए, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिला ना, आपको कोई ना कोई वेलोसिटी मिली, जिससे आप क्या गए, आगे पहुंचे। ठीक है, कुछ फोर्स लगाया आपने, फोर्स से आपको एक्सेलरेशन मिला, जिससे आप आगे पहुंचे। इन द सेम वे अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसको भी तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगा आगे मूव करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो नाउ यू कैन से कि आप लीनियर पाथ में मूव कर रहे थे, तो ठीक है, आपने लीनियरली कोई फोर्स लगा दिया। आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, तो देखो कितनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। एज यू कैन सी सेंट्रीपिटल, यहां पे अगर हम देखें सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इन द सेम वे अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है ना, कौन से फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। ठीक है, जो फोर्स लग रहा है कौन से ऑब्जेक्ट पे, कौन सा फोर्स है ये, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जो किस तरीके से मूव कर रहा है, सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्किल की तरह मूव कर रहा है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन नो ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्किल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि जो इसकी डायरेक्शन लगती है, जो इसकी डायरेक्शन लगती है वो कहां लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उस पर कौन सा फोर्स
लग रहा है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां पे होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर की तरफ, सेंटर के अंदर की तरफ होती है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? आपको याद होना चाहिए, mv²/r। m क्या है? जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका मास, और व्हाट इज द v? वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंड r जो ये डिस्टेंस है सेंटर से जो रेडियस का यहाँ पे बॉडी का डिस्टेंस है, तो ये r को हम यहाँ पे रेडियस लिख देते हैं। ओके, जो ये सेंटर से लेके डिस्टेंस होता है जहां पे वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो दैट इज द r। ओके, रेडियस। ओके, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए न्यूटन ने क्या बोला, अब इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स की तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई, बट न्यूटन ने क्या बोला सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? न्यूटन ने कहा कि जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। ऑफ कोर्स अगर कोई बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, तभी वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, वरना वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर ही नहीं सकती। और यही न्यूटन ने बोला था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही क्या है? डेफिनेशन ही क्या है? जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। ठीक है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो बॉडी किस तरीके से एक्ट कर रही है? बॉडी किस तरीके से एक्ट कर रही है? सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उस तरीके से एक्ट करती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दिया। अब उसने सेकंड पॉइंट क्या एक्सप्लेन किया? उसने सेकंड पॉइंट ये एक्सप्लेन किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ओके, तो देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया इनवर्स स्क्वायर लॉ का। तो देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करती हूं। इन द स्टार्टिंग हमने क्या कंसेप्ट समझा था? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो न्यूटन ने जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, इसमें आपने यही पढ़ा है, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इसको कहीं से तो समझ में आया होगा ना, कहीं से तो उसने दिमाग लगाया होगा कि ये दोनों मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये उसको आइडिया कैसे आया? ये न्यूटन को आइडिया कैसे आया? तो ये न्यूटन को आइडिया आया था कैप्लर्स लॉ से। कहां से आया था? कैप्लर्स लॉ से। तो जो कैप्लर्स लॉ है वो ऑफ कोर्स हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। ओके, तो इसी लॉ को बोला है, जो ये F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे समझेंगे। तो ये न्यूटन के दो बहुत बड़े कंक्लूजन थे, जिसमें उसने क्या एक्सप्लेन किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर ऑल्सो। ओके, तो यहां पे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी समझते हैं। तो देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एग्जैक्टली क्या है, इसको हम क्या करेंगे डेप्थ में समझेंगे। तो न्यूटन ने अपने जो लॉ में यही बताया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, एंड इट इज ऑल्सो टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ओके, यहाँ पे प्लैनेट एंड द सन का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी जो सन है ये सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, ये प्लैनेट्स क्या है एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी क्या है सर्कुलर मोशन है, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर। ठीक है, तो यही न्यूटन ने क्या किया था, लॉ दिया था, और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो नाउ सी द क्वेश्चन, हाउ डिड द कैप्लर हेल्प न्यूटन टू अराइव इनवर्स स्क्वायर लॉ? तो देखिए बेसिकली जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये किसने प्रूव किया था? ये न्यूटन ने प्रूव किया था, ये आपको समझ आ गया। बट न्यूटन ने किसकी हेल्प लेके प्रूव किया था? तो न्यूटन ने हेल्प ली थी कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। इन द प्रीवियस क्लास हमने किस टॉपिक को स्टडी किया था? कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो न्यूटन ने कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की हेल्प ली थी इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करने के लिए। किसको प्रूव करने के लिए? इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करने के लिए। एज इट इज आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलता है, एंड ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। एक द फर्स्ट डेरिवेशन इज दिस, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी इस चैप्टर का डेरिवेशन नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन, दैट्स व्हाई आल्सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम। यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है स्पीड के साथ। तो नाउ वी कैन सी
सी लैंग्वेज में गिवन है कंसीडर ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड। तो ऑफ कोर्स इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है mv²/r, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस अमाउंट में लग रहा है mv²/r। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करनी है। किसकी वैल्यू पुटअप करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वी नो वेरी वेल कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, या फिर हम क्या लेके चलते हैं कि कोई भी बॉडी है अगर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2πr का, यही लेके चलते हैं। तो नाउ वी कैन सी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 2πr का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एंड टाइम क्या लेंगे, एक पूरे सर्किल का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या लेके चलते हैं, कैपिटल टी। ओके, तो वंस अगेन सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखा, दैट इज mv²/r, और यहां पे हमको किसकी वैल्यू पुटअप करनी है, v की वैल्यू पुटअप करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करनी है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और उसको कितना टाइम पीरियड लगता है, तो दैट इज द कैपिटल टी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr अपॉन कैपिटल टी। ओके, तो अभी तक हमने बेसिकली दो इक्वेशन ली है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स की दैट इज mv²/r, एंड यहां पे वेलोसिटी की दैट इज 2πr अपॉन टी। तो देखिए यहां पे जो v का वैल्यू है, वो जो v का वैल्यू है हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करते हैं, ठीक है, जो एज इट इज हमने प्रीवियसली देखा था। तो यहां पे v की जगह हमने पुटअप किया 2πr अपॉन टी। ओके, तो v का स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर लिखा दिया। ओके, तो नाउ वी कैन से mv²/r है, m/r अलग से निकाल लिया, जो ये m/r है ये अलग निकाला, v स्क्वायर की जगह v की वैल्यू पुटअप कर दी 2πr/t और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। ओके, m/r, अब ये यहाँ पे स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, जो स्क्वायर है सबका स्क्वायर कर दिया। अब जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करते हैं, तो नाउ यू कैन सी एक आर है ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर केवल एक आर बचा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, वंस अगेन फोर्स का 4mr पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो यहां पे हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ चेंजेस क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखो यहां पे हमने ऊपर भी आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया एंड नीचे भी आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। ओके, किस लिए किया, विद इन अ नेक्स्ट स्टेप आपको समझ आ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि यहां पे देखो आर स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद इधर ऊपर एक आर है और आर स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो यहां पे आपको क्या मिल गया, आर क्यूब एक एक्स्ट्रा टर्म मिल गई। तो नाउ यू कैन से 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड यहाँ पे टी स्क्वायर नीचे आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हम आर को आर से कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कैप्लर का थर्ड लॉ पढ़ा है। कैप्लर का थर्ड लॉ क्या होता है, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज कॉन्स्टेंट, यही पढ़ा है हमने, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज कॉन्स्टेंट। तो इसीलिए हमने बेटा ऊपर और नीचे आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया था ताकि हम कैप्लर के थर्ड लॉ का यूज कर सके। केवल एक सिंगल आर से तो कैप्लर थर्ड लॉ का यूज नहीं कर पाते। ओके, और हमें किस लॉ का यूज करना था, कैप्लर थर्ड लॉ का यूज करना था, इसलिए हमने आर स्क्वायर का ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो नाउ यू कैन से ये जो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब है इसको हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, तो नीचे क्या आ गया, के आ गया। इक्वेशन क्या बनी सेंट्रीपिटल फोर्स की, 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और जो ये टी स्क्वायर बाय आर क्यूब है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया। ओके, अब देखो यहां पर हम टर्म देखते हैं, यहां पे टर्म देखते हैं, तो नाउ यू कैन से 4 जो बॉडी के मासेस है ऑफ कोर्स वो तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मास तो चेंज नहीं होगा, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो ये जो 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, ये सारी टर्म की टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। आप दोनों के बीच का, आप दो मासेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, बट मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे हमने जो ये वाली पूरी टर्म थी उसकी जगह क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर, केवल इस इक्वेशन
ग्रेविटेशन पे। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो हमें न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करना था। न्यूटन इनवर्स लॉ है, इसको प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने किसकी हेल्प ली थी? कैप्लर्स की हेल्प ली थी, कैप्लर्स प्लैनेटरी मोशन की हेल्प ली थी और कैप्लर के थर्ड लॉ को यूज किया था। वंस अगेन न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करने के लिए कैप्लर्स थर्ड लॉ का यूज किया था। सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे mv²/r, v की वैल्यू पुटअप करेंगे। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बॉडी सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 2πr का। टाइम पीरियड की जगह लिखा t, यहाँ पे 2πr/t पुटअप किया, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर को सॉल्व किया, जो कुछ कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करते हैं। इसके बाद द वन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, r² का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है? t²/r³। ठीक है, क्या मिल जाता है? t²/r³। नीचे से ऊपर देखेंगे, नॉट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ओके, तो ऐसे भी देख सकते हो, t²/r³ इज k, तो r³/t² क्या हो गया? 1/k। तो यहाँ पे r³/t² है, इसकी जगह हमने क्या पुटअप कर दिया? 1/k पुटअप कर दिया। ओके, तो ये सारी की सारी टर्म क्या है? 4m²/k इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इसकी जगह कांस्टेंट पुटअप करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको क्या मिला? कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? द मीनिंग ऑफ इट कि आप यहाँ पे बोलोगे कि कैसे हुआ 1/r² के अंदर, तो बेटा ऐसा होता है कि देखिए कोई भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझते हैं कि जैसे ये मान लिया सन है, इसके बाद जो अर्थ है, ये जो अर्थ है ये क्या कर रही है? एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है। तो देखिए जो सन है, सन क्या कर रहा है? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है। ऑफ कोर्स इस अर्थ को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो अर्थ इस पे क्यों नहीं आके गिर रही है? क्योंकि जो सन है वो तो क्या कर रहा है? अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ को तो सन के अंदर आके गिर जाना चाहिए। इन द सेम वे जैसे कोई भी चीज आप अर्थ पे ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आके गिरती है कि नहीं गिरती है? तो अर्थ सन पे आके क्यों नहीं गिर रही है? इन द सेम वे अगर आप मून का एग्जांपल लेते हो, तो जो मून है, मून भी क्या है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जबकि अर्थ क्या कर रही है? उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और जो ये मून है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये जो अर्थ है ये भी तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो ये मून अंदर आके क्यों नहीं गिर रहा अर्थ के अंदर? तो दैट इज द रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या बोलते हैं कि जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। इसीलिए जो बॉडी है वो क्या होती है? सर्कुलर पाथ में मूव हो जाती है। तो दैट इज द बेसिक कंडीशन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है? gm1 m2/r²। तो ये जो दोनों की दोनों फोर्सेस होते हैं इक्वल होते हैं यहाँ पे। तो वन कंडीशन इज कि कोई भी प्लैनेट है अगर उसे सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। अब हम इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड। महेंद्र एंड विराट are sitting at a distance of 1 meter from each other। तो फर्स्ट लाइन में गिवन है कि महेंद्र है और इधर विराट है, ये दोनों की दोनों कहां पे बैठे हैं? एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे बैठे हैं। देयर मासेज आर 75 kg एंड 80 kg, और इन दोनों का मास कितना है? जो महेंद्र का मास है 75 kg एंड विराट का मास है 80 kg। ओके, आगे पूछा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? gm1 m2/r²। ओके, तो आपके पास दोनों बॉडीज के मासेस हैं, m1 कितना है? 75 kg, m2 कितना है? 80 kg, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो हम एज इट इज यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, और आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ पे आप लोगों को गिवन है, ठीक है। यहाँ पे अगर गिवन नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे गिवन नहीं भी है तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। यहाँ पे आई थिंक सो जब हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन किया था तो इसकी वैल्यू नहीं लिखी थी,
बट इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, तो ऑफकोर्स देखिए इसकी यूनिट हमने यहाँ पे प्रूव भी करी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें याद रखनी है। कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। तो एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी की वैल्यू पुट अप करेंगे, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। द मास ऑफ वन बॉडी इज 75, द मास ऑफ सेकंड बॉडी 80 kg, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1। अब आपको क्या करना है, केवल सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके एज इट इज आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा 9th क्लास में जाना पड़ेगा, जहां पे हमें लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो न्यूटन्स ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था v = u + at। न्यूटन्स ने अपने सेकंड लॉ में बताया था s = ut + ½ gt², और न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया था v² - u² = 2as। ओके, तो ये न्यूटन ने क्या किया था, तीनों की तीनों इक्वेशंस दी थी। अब देखो आप तो बोलोगे कि मैम हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही कैलकुलेट करना है, तो वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है बेटा। चलो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप इससे कैलकुलेट कर लोगे, बट कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें क्या करनी पड़ती है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वहां पे हमें क्या है, न्यूटन्स इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो न्यूटन्स की 3 इक्वेशन है कि हमें कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। तो देखो बेटा, यहां पर देखिए, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखें तो यहां पे क्या है, टाइम पीरियड है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम पीरियड दिया ही नहीं है, ना तो आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का यूज नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे, केवल थर्ड इक्वेशन का, v² - u² = 2as। ओके, इन द सेम वे, इसी तरीके से अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन पे तो डिस्टेंस है ही नहीं, केवल सेकंड और थर्ड में है, तो अपने डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेकंड या थर्ड में से कोई भी एक इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। अब देखिए कैसे यूज करना है, इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एज इट इज हम सॉल्व कर चुके हैं, बट सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन द अबव एग्जांपल एज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एग्जांपल की हेल्प लेनी है, स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी। तो आगे उसने ये बोला है कि हमें ये एज्यूम करना है कि जो बेंच है उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और महेंद्र किस तरीके से मूव कर रहा है, 0 वेलोसिटी से। तो जैसे ही मुझे समझ आया कि वो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, तो देखो यहां पे जो हमारी इक्वेशन है, v = u + at, इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहां पे इनिशियल एंड फाइनल का कंसेप्ट आ गया। ओके, तो अंस अगेन द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इसे सॉल्व जरूर करना है बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। आगे ये गिवन है व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। अब वी नो वेरी वेल, ये महेंद्र और विराट है, 1 मीटर के डिस्टेंस में बैठे हैं। अब यहां पर महेंद्र क्या करेगा, विराट की तरफ अगर मूव कर रहा है, तो वो आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। एंड ऑफ कोर्स अगर देखिए क्वेश्चन में 2 वेलोसिटी है, तो एक इनिशियल होगी एक फाइनल होगी, तो हमने क्या ले ली, इनिशियल 0 है गिवन है, एंड फाइनल क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइनल क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कितने टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद। तो टाइम पीरियड कितना लिया, 1 सेकंड लिया, कि 1 सेकंड के बाद हमें क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें u गिवन है, v कैलकुलेट करना है, टाइम हमारे पास है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला ले लेते हैं, v = u + at। ओके, बट द थिंग इज हमारे पास v कैलकुलेट करना है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन का क्या करें, तो यहीं पे मेन ट्विस्ट आता है, यहीं पे मेन ट्विस्ट आएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन को सॉल्व करना है। तो एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए वंस अगेन वी हैव टू गो इन द 9th क्लास। ओके, तो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया,
F बाई एम। क्या हो गया यहां से एक्सेलरेशन F बाई एम। ओके, तो देखिए हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन किसका कैलकुलेट करना है, महेंद्र का। किसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, महेंद्र का। तो देखो फोर्स कितना लग रहा है, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू पुटअप करी। मास कितना है, किसका मास, महेंद्र का मास कितना है, क्योंकि महेंद्र ही तो मूव कर रहा है, तो महेंद्र का मास लेंगे और महेंद्र का मास कितना है, 75 kg। तो एज इट इज हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो आप कैलकुलेशन करोगे, इसके बाद हम ये इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप करी 5.32 इंटू 10 टू पावर -9, ठीक है। एंड इन द सेम वे टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड का है, तो जो वेलोसिटी है वो आपको कितनी मिली, 5.34 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एज इट इज, तो सबसे पहले देखिए 3 फॉर्मूलास न्यूटन इक्वेशन के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन द सेम वे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, mv स्क्वायर बाय r। इन द सेम वे एक्सेलरेशन किससे कैलकुलेट करोगे, F बाय m से। तो आज की क्लास के लिए जो ये 6 इक्वेशंस हैं, 6 फॉर्मूलाज हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको 6 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ऑफ कोर्स इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ये फॉर्मूलाज याद करो। एंड ऑफ कोर्स जो आज की क्लास में आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं, इनकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, विल सॉल्व इट अगेन। जो भी न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होगा, ऑफ कोर्स हम उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे एंड उसको भी यहाँ पे दोबारा से पुट ऑन कर सकते हैं। द वन थिंग इज कि केवल कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे नहीं किया है, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेटा वीडियो की लेंथ काफी लेंथी हो जाती है। तो कैलकुलेशन आप करना, एंड ऑफ कोर्स अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। आगे ये पूछा है विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम, ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होगी क्या। एंड ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल, हमारा फॉर्मूला यही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला यही है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होगी। तो एक तो ये कंसेप्ट से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और दूसरा कंसेप्ट ये है, दूसरा कंसेप्ट ये है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखो F किसके इक्वल होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, F बाय m के। तो नाउ यू कैन सी बोथ ऑफ इक्वेशन। तो जो एक्सेलरेशन है वो भी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है r है, दोनों के बीच बॉडीज का डिस्टेंस r है, अगर r कम होगा तो क्या होगा, वो विराट की तरफ, महेंद्र विराट की तरफ मूव करेगा, ओके, कि करेगा कि नहीं करेगा। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि v क्या होता है, u प्लस ए टी। तो किसी भी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो ये कंसेप्ट था वो क्या होगा, गिवन था, आपकी बुक में गिवन था, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे, अगर आपको इससे समझ आ रहा है तो आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। अब देखिए इसके बाद कुछ, ये तो हमने आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद हमने कंसेप्ट समझा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो 2 न्यूमेरिकल्स भी किए जो आपकी बुक में गिवन है, सॉल्व न्यूमेरिकल, इन सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर में, आई थिंक सो यू विल गिव योर आंसर, यू विल गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट kept on a table or between you and your friend sitting next to you, okay, if yes why don't the move towards each other। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मान लीजिए एक टेबल है, ओके, इस टेबल पे कोई 2 ऑब्जेक्ट है, तो इस पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या दोनों बॉडीज में। इन द सेम वे आपकी फ्रेंड और आप दोनों साथ में बैठे हैं, आप दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स लग रहा है। इफ यस why don't they move towards each other। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं हो रहा है। तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि यस ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, बट ये दोनों इसलिए मूव नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं मूव हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। तो इसी वजह से दोनों बॉडीज क्या होती है, एक दूसरे की तरफ मूव नहीं होती, क्योंकि
फोर्स क्या है, बहुत कम अमाउंट में है। अब इसके बाद आज का कंपटीशन क्वेश्चन, तो प्लीज बी रेडी गाइस, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस थे, तो उनका भी आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो देयर इज टू मच चांसेस आप उसका आंसर दो एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस मिलेंगे। ओके, तो आप ट्राई तो करो, क्वेश्चंस के आंसर दो, चैट बॉक्स में पुट करो। अगर आप आंसर पुट अप करोगे, 15 क्लासेस के क्वेश्चंस के आंसर दोगे, श्योरली विल यू गेट योर गिफ्ट हैम्पर। वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो क्या है, एफ है। ओके, इफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर हाफ without altering the distance between them then the gravitational force would become। तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो ये बोला है कि दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो वेरी वेल, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में ये पूछा है इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ। हमने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मासेस है उनको हाफ कर दिया, डिस्टेंस को नहीं छोड़ा। तो अगर m1 है तो हमने क्या कर दिया, m1/2, जो m2 है उसको क्या कर दिया, m2/2। तो ऑफ कोर्स G m1/2 न्यू मास m2/2 एंड आर स्क्वायर। तो नाउ यू कैन सी आपको न्यू फॉर्मूला क्या मिला, G m1 m2, यहाँ पे नीचे 2 × 2 4 एंड आर स्क्वायर। तो नाउ यू कैन से कि जो न्यू फोर्स है, जो आपको न्यू फोर्स है वो कितना मिलेगा, पहले F था, G m1 m2 क्या हो गया, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज F, और आपको न्यू फोर्स क्या मिला, F/4। तो ए ऑप्शन विल बी राइट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज अ कंपटीशन क्वेश्चन, यू हैव टू गिव योर आंसर बाय यू कैन विन योर प्राइजेस। ओके, तो द सेकंड क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम 6 टाइम मोर देन यूजुअल डिस्टेंस देन द फोर्स F become। as you can see इसने क्या बोला है कि जो दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है वो हमने कितना कर दिया, 6 टाइम कर दिया। तो फोर्स है, जो न्यू फोर्स है वो कितना टाइम बनेगा, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस सेपरेट बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है। इसमें आगे क्या गिवन है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई दो यूनिट पॉइंट मासेस में हम यूनिट डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो वीडियो है इसी के अंदर इसका आंसर है। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ये जो वीडियो है इसी के अंदर इसका आंसर है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन में फोर्स की यूनिट बतानी है एंड द फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट को बताना है। ओके, तो दीज आर द कांस्टेंट क्वेश्चंस। वन अगेन यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, क्योंकि टोटल 5 थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, तो बच्चा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो टोटल 4 क्वेश्चन आर देयर। विल वेट फॉर योर आंसर, क्योंकि अभी तक मेरे पास आंसर्स आए नहीं है, तो स्टिल आई एम वेटिंग। ओके, एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो जब तक नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब तक मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ जाने चाहिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे। टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स for watching and please click to subscribe. Bye all.